इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 9 के बारे में, जो बताता है आपको साक्ष्यों के विषय में, अर्थात ऑफ विटनेसेस। इसके पहले हमने पढ़ा था बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, तो आपका धारा 101 से लेकर 114 ए तक में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका स्टार्ट होता है धारा 115 से और 117 तक में ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर विबंध के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, जिसको हमने अलग से 2 पार्ट में कवर किया है। ठीक है ना। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे विबंध के सिद्धांत दिया गया है। ठीक है ना, स्टॉपर से संबंधित, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, डिटेल में वहाँ पे बताया गया है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 के बारे में, जो साक्ष्यों के विषय में है। ठीक है ना, ऑफ विटनेसेस, जो धारा 118 से धारा 133 के बीच में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें धारा 118। धारा 118 क्या कहता है कि कौन साक्ष्य दे सकेगा, अर्थात ऐसे कौन कौन से व्यक्ति सक्षम हैं जो साक्ष्य दे सकते हैं न्यायालय में। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि सभी व्यक्ति साक्ष्य दे सकेंगे, अर्थात कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, सब कुछ भी साक्ष्य दे सकता है, किसी भी तथ्य का साक्ष्य दे सकता है। सिवाय यहाँ पर एक चीज़ बताई देंगे, सिवाय कुछ कंडीशन लगा देगी कि यहाँ पर यदि कोमल वयस है वह व्यक्ति, ठीक, कोमल वयस का मतलब क्या होता है, कम उम्र का है, यदि उससे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा तो वह समझने के लिए समर्थ नहीं है। ठीक है ना। या फिर अति वार्धक्य, अर्थात एक्सट्रीम ओल्ड एज, अर्थात इतने ज़्यादा उम्र का है कि उससे जो पूछा जा रहा है वो प्रश्नों को समझने के लिए क्या है, असमर्थ है। या फिर शरीर या मन का रोग कोई ऐसा है जिससे प्रश्न को नहीं समझ सकता है, या फिर इसी प्रकार का कोई अन्य कारण है, तो वहाँ पर क्या है, वह व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकता है। ये 4 लोग क्या कर सकते हैं, साक्ष्य नहीं दे सकते। अदरवाइज जितने भी व्यक्ति हैं साक्ष्य दे सकते हैं, जो प्रश्न उनसे पूछा जाएगा, यदि वो समझने के लिए समर्थ हैं और वो यह समझते हैं कि उस जो भी आंसर देंगे उसका परिणाम क्या होगा, तब वो क्या कर सकते हैं, किसी भी तथ्य का साक्ष्य दे सकते हैं न्यायालय के समक्ष या कहीं भी। ठीक है। तो ये है आपका कौन साक्ष्य दे सकता है, जो धारा 118 में बताया गया है। अब यहाँ पर एक स्पष्टीकरण बताया गया धारा 118 में, क्या बताया गया कि कोई पागल व्यक्ति, अब यहाँ पे जो पागल व्यक्ति है वो भी साक्ष्य दे सकता है, कब, जबकि उसको प्रश्नों को समझने या युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित ना किया गया हो, अर्थात मना ना किया गया हो, डिनाई ना किया गया हो। ठीक है ना, तब तक क्या कर सकता है, वह साक्ष्य दे सकता है पागल व्यक्ति, अदरवाइज वो साक्ष्य नहीं दे सकता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए नाम का व्यक्ति है जो पागल है या फिर मानसिक स्थिति खराब है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बीच बीच में वो ठीक हो जाता है। तो जिस समय में वो ठीक हुआ है उस टाइम क्या कर सकता है, वह साक्ष्य दे सकता है, अदरवाइज वह साक्ष्य नहीं दे सकता है। ये तो रहा आपका धारा 118। यहाँ पे अब धारा 119 क्या बात करता है कि साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना, अर्थात जो विटनेस है वो साक्ष्य मौखिक रूप से नहीं दे सकता है। अब हो सकता है गूंगा व्यक्ति हो, ठीक है ना, बोलने में असमर्थ हो, तो वहाँ पर क्या है, इसके बारे में क्या प्रोसीजर बताई गई है यहाँ पे कि ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है और ऐसी किसी अन्य रीत से साक्ष्य दे सकता है। अब कौन कौन सी ऐसी रीत से साक्ष्य दे सकता है वह व्यक्ति, कौन, जो बोल नहीं सकता है, तो जैसे लिख कर, ठीक है ना, जो विटनेस है यदि बोल नहीं सकता तो लिख कर सकता है, साक्ष्य दे सकता है, या फिर सांकेतिक चिन्हों के द्वारा भी दे सकता है अपना साक्ष्य, किंतु ऐसा लेखन लिखित रूप में होना चाहिए। ठीक है ना, जो साक्ष्य ऐसा दे रहा है सांकेतिक चिन्हों के द्वारा, ठीक है ना, या फिर लिख किसी प्रकार से, तो ये लिखित रूप में होना चाहिए और खुले न्यायालय में प्रकट संकेत चिन्ह होना चाहिए। मान लीजिए जो सांकेतिक भाषा में कर रहा है तो खुले न्यायालय में होना चाहिए। ठीक है, तो खुला न्यायालय जो सीआरपीसी है वहाँ पे कहाँ पे बताया गया है, तो धारा 327 में देखेंगे न्यायालयों का खुला होना वहाँ पे बताया गया है। उसी प्रकार से सीपीसी में भी इसी प्रकार का प्रोविजंस किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यदि वो जो मौखिक साक्ष्य दे रहा है तो उसका कैसा होना चाहिए, खुले न्यायालय में होना चाहिए, यदि सांकेतिक चिन्हों के द्वारा दे रहा है। ठीक है, और ऐसा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। अब जो बोलने में असमर्थ है लेकिन लिखित रूप में कर रहा है, खुले न्यायालय में कर रहा है, तो वह मौखिक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। इसे 2013 में चेंज किया गया था, संशोधित किया गया था। ठीक है, 2013 से पहले यह धारा की जो हेडिंग थी वो क्या थी कि मूक साक्षी, इसका इतना ही हेडिंग दिया गया था, जिसको चेंज करके इतना बना दिया गया, साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। ठीक है,
तो ये भी आप याद रखिए कि धारा 2013 में इसको संशोधित किया गया था। उसके बाद यहाँ पे एक परंतु बताया गया, प्रोवाइजो दिया गया है कि यदि साक्षी मौखिक साक्ष्य संसूचित करने में असमर्थ है, ठीक है ना, कैसी मौखिक संसूचना करने में, मौखिक रूप से वह साक्ष्य देने में क्या है, असमर्थ है, तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता देगा। अर्थात जो ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है ना, जो सांकेतिक भाषा समझते हैं जैसे, ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा और उसके बाद उनका साक्ष्य लिया जाएगा और साथ ही साथ उस जो भी कथन किया जाएगा उस साक्ष्य के, उसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है बाद में वो साक्षी ना मिले या फिर किसी भी तरीके का हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो वीडियो फिल्म होगी वो एविडेंस के रूप में मानी जाएगी। उसके बाद है धारा 120। धारा 120 क्या बात करती है, सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति, दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी। अब यहाँ पे पति पत्नी जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट में या फिर एक दूसरे के फेवर में साक्ष्य दे सकते हैं कि नहीं, उससे संबंधित ये सेक्शन है धारा 120। सिंपली यहाँ पे धारा 120 में बताया गया है कि यदि पति पत्नी है, ठीक है ना, तो वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य दे सकते हैं, ठीक है ना। अब चाहे वो सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर चाहे सिविल मामला हो या आपराधिक मामला हो, दोनों में क्या कर सकते हैं, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ जो है ये एक दूसरे के विरुद्ध, ठीक है ना, एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं। बस सिंपली इतना ही बताया गया यहाँ पे धारा 120 में। प्लस इसके साथ हमको पढ़ना है सेक्शन 133, जहाँ पे सह अपराधी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध करना अवैध नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो सह अपराधी होते हैं, ठीक है, तो अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। अभी दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, ए और बी, दोनों ने मिलकर कोई ऑफेंस किया है, तो जो ए नाम का व्यक्ति है ये बी के अगेंस्ट में क्या कर सकता है, साक्ष्य दे सकता है। पहले थे साथ ही में, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे पति पत्नी साथ में रहते थे, लेकिन अगेंस्ट में अब क्या कर रहे हैं, वहाँ पे साक्ष्य दे रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि जो अभियुक्त हैं, ठीक है ना, सह अभियुक्त, सह अपराधी इसको बोला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट में साक्ष्य दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि करना अवैध नहीं होगा, ठीक है। यदि ए जो व्यक्ति था और बी के अगेंस्ट में पहले साथ में दोनों ने अपराध किया, लेकिन एक ने क्या कर रहा है, एक व्यक्ति जो है वो दूसरे के अगेंस्ट में साक्ष्य दे रहा है दोष सिद्धि करने के लिए, तो यहाँ पर अवैध नहीं होगा। इसी से रिलेटेड आपका एक दृष्टांत है जो धारा 114 का दृष्टांत 2 है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। सह अपराधी से न्यायालय उद्धारित कर सकेगा कि सह अपराधी विश्वसनीय योग्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यदि न्यायालय ऐसा चाहता है, ठीक है ना, यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जो साक्ष्य है, सह अपराधी के द्वारा साक्ष्य दिया गया है, उस पर विश्वास करने योग्य नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी संपुष्टि नहीं करेगा, वहाँ पर अवैध मान लेगा उसको। यहाँ पर न्यायालय के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो सह अपराधी द्वारा कोई साक्ष्य दिया गया है उसको मानने के लिए बाउंड रहे, ठीक है। उसके बाद है धारा 134 पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके पहले की जितनी प्रोविजंस हैं हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे, ठीक है। तो धारा 134 क्या कहती है, साक्ष्यों की संख्या। साक्ष्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए किसी भी फैक्ट को साबित करने के लिए, तो किसी भी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है, ठीक है। तो धारा 134 में क्या बताया गया है, यहाँ पर धारा 134 में बताया गया है कि यदि किसी भी मामले में किसी भी तथ्य को साबित करना है तो वहाँ पर जरूरी नहीं कि जो साक्षी हैं 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, ठीक है ना, वहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या अपेक्षित नहीं की गई है। ये एविडेंस एक्ट के सेक्शन 134 में बताया गया है, ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ठीक है ना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करें धारा 121 की। धारा 121 क्या बात करता है, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के बारे में। तो न्यायाधीश जो है जो आईपीसी के सेक्शन 19 में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को किसी भी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के पद पर रहते हुए या उसके आचरण के बारे में हो, या फिर किसी ऐसे बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे जज या मजिस्ट्रेट के नाते हुआ, अर्थात जब जज या मजिस्ट्रेट के नाते हुए कार्य कर रहा था तब उसका किसी बात का ज्ञान हुआ था, ठीक है, नॉलेज आई थी, तब सिवाय यदि कोई वरिष्ठ न्यायालय जिसके वह अधीनस्थ है उसके विशेष आदेश के बिना उससे प्रश्न पूछा जा सकेगा, और उससे कोई बात जज या मजिस्ट्रेट के पद में होते हुए घटित हुए उसकी परीक्षा की जा सकती है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे एक दृष्टांत भी दिया गया है कि मजिस्ट्रेट खा के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का
का सेशन न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है। वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय खा से यह नहीं पूछा जा सकेगा कि का ने क्या कहा। अब यहाँ पर इसको हम एलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना, कि मान लीजिए जो ए नाम का सेशन कोर्ट है, ठीक है, और इसके अंडर में काम कर रहा था कौन, बी नाम का कोर्ट जो मजिस्ट्रेट है, और जो ए सी नाम का जो एक अभियुक्त है, ठीक है ना, पहले यहाँ पर इसका केस चला था, अब उसके बाद ये कहाँ पे चला गया, सेशन न्यायालय के समक्ष गया। तब यहाँ पर इसकी परीक्षा नहीं की जा सकती है, ठीक है ना, किसी इस सी के बारे में कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। कब तक, जब तक कि ये जो नाम का कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, इस विशेष आदेश ना दे। यदि विशेष आदेश दिया गया है तब 20 नाम के जो कोर्ट है उससे पूछा जा सकता है, अदरवाइज उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती है, ना फिर उससे कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि उसका वरिष्ठ जो न्यायालय होगा वही अब विशेष आदेश कर सकता है, तभी उसका प्रश्न पूछा जा सकेगा। किसके बारे में, न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के आचरण के बारे में। कब, जब वह अपने पद पर रहते हुए ऐसा कुछ आचरण किया है या फिर उसको कोई नॉलेज हुआ है, कैसे, जब जज या मजिस्ट्रेट के नाते, ठीक है ना, जब जज या मजिस्ट्रेट के नाते कुछ कार्य कर रहा था तब उसको किसी बात के बारे में क्या हुआ है, उसको नॉलेज आई है, तो वहाँ पर उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती, ना फिर उससे कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, सिवाय एक कंडीशन के, जब उसका वरिष्ठ न्यायालय क्या करे, विशेष आदेश करे, तभी उससे प्रश्न, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, अदरवाइज उससे प्रश्न पूछा नहीं जा सकता है। उसके बाद है धारा 122। धारा 122 क्या बात करता है, विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचना। यदि मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना, विवाहित हैं, तब या फिर उनके बीच में जो भी संसूचना हुई होगी, जो भी बातें हुई होगी, उसको बताने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है उनको, ठीक है ना। तो यही चीज़ बताया गया धारा 122 में कि कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है अथवा रह चुका है, जिससे विवाहित है या रह चुका है, उन दोनों के बीच विवाहित स्थिति के दौरान कोई संसूचना की गई है तो उसे प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जो मैंने अभी बताया, ठीक उस वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर यदि विवाहित स्थिति के दौरान कोई संसूचना हुई है पति पत्नी के बीच में, ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो उसको बताने के लिए कोर्ट में विवश नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अब कब किया जा सकता है, उनको कब विवश किया जा सकता है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि जब वह संसूचना करने वाला व्यक्ति, चाहे पति हो या पत्नी, ये दोनों पर लागू होता है, ठीक है ना, चाहे पति हो या पत्नी हो, ठीक है ना, जिसने संसूचना ऐसी करी है, जिसने ऐसी बात करी है, या फिर उसका प्रतिनिधि स्वतंत्र सम्मति दे देता है, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति ने ऐसी संसूचना करी है तो उसने यदि ऐसी स्वतंत्र सम्मति दे दी है, या फिर उसका विधिक प्रतिनिधि है, तो उसने स्वतंत्र सम्मति दे दी है ऐसी संसूचना को क्या बताने के लिए, तभी उसका क्या किया जा सकता है, विवश किया जा सकता है, अदरवाइज उसको विवश नहीं किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि जब बात उन विवाहित व्यक्तियों के बीच हो। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में है, ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में ही केस चल रहा है, तो यहाँ पर उनको विवश किया जा सकता है बताने के लिए। उसके बाद है जब एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किसी अपराध के लिए अभियोजित हो। अब ए नाम का जो हस्बैंड था, ठीक है ना, और ये बी नाम का है, तो एक दूसरे के विरुद्ध क्या है, अभियोजित हैं, एक डिफेंडेंट के रूप में है, एक प्लेंटिफ के रूप में है, तो यहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, साक्ष्य दे सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ केस था, ठीक है ना, कौन कौन सा, सबसे फर्स्ट केस था नवाब हवलदार बनाम एम्परर, जो 1930 केस था, ठीक है ना। कब का केस था, नवाब हवलदार बनाम एम्परर, जो 1913 का केस था। यहाँ पर बताया गया है, हेल्ड किया गया था कि इस मामले में कि किसी भी विधवा को यह अधिकार नहीं है, अर्थात कोई महिला है, ठीक है ना, विधवा हो गई है, तो वहाँ पर उसको यह अधिकार नहीं है कि वो अपने विवाहित स्थिति के दौरान किए गए संसूचना को प्रकट करे, ठीक है ना, जब तक कि उसके पति के प्रतिनिधि उसके लिए सम्मति नहीं देते। यदि उसके जो हस्बैंड था, यदि उसका जो प्रतिनिधि है वह अगर सम्मति दे देता है, तभी वह क्या कर सकती है, उसको प्रकट कर सकती है, अदरवाइज किसी विधवा को ऐसे अधिकार नहीं दिया गया है। उसके बाद है दूसरा केस था वर्गीज बनाम मोनेन, जो 1970 का केस था। यदि विवाह के पूर्व या विवाह के विघटन के पश्चात, ठीक है, यदि विवाह के पूर्व अर्थात जब विवाह हुआ है उसके पहले, या फिर विवाह के विघटन के पश्चात जब उसका डिवोर्स हो गया है उसके बाद किसी प्रकार की संसूचना की जाती है, तो उस पर यह धारा लागू नहीं होती है,
ठीक है ना। तो विवाह के पूर्व की गई बातों पर यह धारा लागू नहीं होती, और विवाह के विघटन अर्थात डिवोर्स के बाद जब ये विवाहित स्थिति के दौरान किया गया कोई संसूचना है तभी यह धारा लागू होती है। अदरवाइज किसी भी संसूचना में यह लागू नहीं होती, चाहे विवाह के पूर्व किया गया हो या विवाह के विघटन के पश्चात किया गया हो, उस पर यह धारा लागू नहीं होती है। ये बताया गया था आपको वर्गीज बलराम पोनेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है ना। उसके बाद है धारा 123। धारा 123 क्या कहता है कि राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी कार्यकलापों के बारे में जो अप्रकाशित शासकीय अभिलेख से उत्पन्न किसी साक्ष्य को देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, लेकिन संबंधित विभाग के प्रमुख अफसर के इसे अनुज्ञा नहीं देगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और उसका कोई ऑफिसर है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे हेड ऑफिस ये है, ठीक है, यहाँ पर उसका हेड बैठता है, इसमें कुछ कर्मचारी हैं। तो इन जो कर्मचारी हैं उनको ये विवश नहीं किया जा सकता है कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं, किसी अभिलेख के बारे में बताएं जो प्रकाशित नहीं किया गया है, ठीक है ना, जो शासकीय अभिलेख है, ठीक है ना, जिसको प्रकाशित नहीं किया गया है, लोगों को नहीं पता है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको बताने के लिए यहाँ पर जो कर्मचारी है उसको विवश नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक कि इसकी परमिशन ना मिल गई हो, कि किसकी, जो उसका हेड होता है उस डिपार्टमेंट का, यदि उसने ऐसी अनुज्ञा दे दी है तब तो उस वहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है ना, उस अभिलेख के बारे में जो शासकीय अभिलेख है, ठीक है, विवश किया जा सकता है। अदरवाइज वहाँ पर उनको विवश नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक मैक्सिम है, कौन सा, सैलुस पॉपुली ईस्ट सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब क्या है कि जो लॉ होता है वो उसका सर्वोच्च कर्तव्य है लोगों की रक्षा करना, अर्थात जो कानून बनाया गया है वो लोगों की रक्षा करने के लिए है, ना कि उनका गलत फ़ायदा उठाने के लिए। ये चीज़ बताता है आपका सैलुस पॉपुली ईस्ट सुप्रीमा लेक्स, ठीक है ना, ये लैटिन मैक्सिम है। उसके बाद है आपका धारा 124। धारा 124 क्या कहती है? शासकीय संसूचनाएं, जो गवर्नमेंट की सूचनाएं होती है, टेक्निकल कम्युनिकेशन होती हैं, उसके बारे में कोई भी लोक अधिकारी जिसे शासकीय विश्वास में कोई संसूचना दी गई है उसे प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि वो समझता है कि उस प्रकटन से लोकहित को हानि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको कोई ऐसी बात बताई गई है कि वह किसी को भी बता नहीं सकता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर उसको यह बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर कार्य कर रहा है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, उसको कोई ऐसी संसूचना दी गई है जिससे लोकहित को हानि नहीं होगी। यदि उसको ऐसा लगता है कि लोकहित को हानि होगी तो वहाँ पर उसको क्या क्या किया जा सकता है, विवश किया जा सकता है उसको बताने के लिए जो भी संसूचना की गई है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताएगा कि लोकहित को हानि होनी चाहिए, यदि लोकहित को हानि हो रही है तब उसको विवश किया जा सकता है, अदरवाइज वहाँ पर विवश नहीं किया जाएगा उस ऑफिसर को। उसके बाद है धारा 125। धारा 125 क्या बात करता है कि अपराधों के करने के बारे में जानकारी, कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस को यह बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उससे किसी अपराध के किए जाने की जानकारी कहाँ से मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस के द्वारा कोई इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है किसी भी केस का, ठीक है, तो वहाँ पर किसी भी तरीके से उसको ये सब विवश नहीं किया जाएगा कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस को कि उसको जो जानकारी मिली है उस अपराध की जानकारी उसको कहाँ से मिली है इसके बारे में उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, विवश नहीं किया जाएगा। और कोई राजस्व अधिकारी को भी विवश नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि कोई रेवेन्यू ऑफिसर है और उसमें लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध की जानकारी कहाँ से मिली है यह भी उससे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, विवश नहीं किया जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे बताया गया है कि अपराधों के बारे में जो जानकारी मिलती है किसी भी मजिस्ट्रेट, पुलिस या फिर राजस्व अधिकारी को, तो उनसे यह नहीं पूछा जा सकता या उन विवश नहीं किया जा सकता है कि वह जानकारी उनको कहाँ से मिली है। उसके बाद है धारा 126। धारा 126 क्या बात करते हैं? वृत्तिक संसूचनाएँ, अर्थात जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस होती हैं उनके बारे में बताया गया है कि कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील अपने कच्ची कार का मतलब क्या होता है? क्लाइंट से की गई कोई संसूचना क्लाइंट्स की सहमति के बिना प्रकट करने के लिए ऐसी सलाह जो वकील द्वारा क्लाइंट को दिया गया उसे प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि एडवोकेट है, ठीक है ना, और उसका बी नाम का क्लाइंट है। अब इन दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हुई हो, यहाँ पर इसको बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, अब बी ने खून भी किया हो, मर्डर भी किया हो,
फिर भी यहाँ पर क्या है, एडवोकेट का काम क्या है कि इसको बचाना बी को। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुई होगी उनको बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक केस था करमजीत सिंह बनाम गोविंद चेटिया, जो 2010 का केस था। इसमें क्या बताया गया था कि ऐसी बातों को RTI अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत भी प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तो जो एडवोकेट क्लाइंट हो गए, अटॉर्नी प्लीडर वगैरह होंगे, ठीक, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, जो भी कम्युनिकेशंस होती हैं उनको बताने के लिए, विवश करने के लिए इसके RTI के तहत ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना है उसके तहत क्या किया जा सकता है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा है वहाँ पर क्या किया जा सकता है, उसमें सूचना प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ये RTI के अंतर्गत यह नहीं आता है। ये बताया गया था आपका करमजीत सिंह बनाम गोविंद चेटिया 2010 का केस था। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था। ठीक है ना। उसके बाद है धारा 127। धारा 126 द्विभाषीय आदि को लागू हो। धारा 126 को उपबंध द्विभाषीय वरिष्ठों, प्लीडरों, अटॉर्नियों, वकीलों के लिपिकों या सेवकों को भी लागू हो गए। अब जो धारा 126 में प्रोविजंस बताए गए हैं वो किसको किसको लागू हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो द्विभाषीय होते हैं अर्थात जो ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेट करते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज, ठीक है ना, कई लैंग्वेज जानते हैं। बैरिस्टर हो गए, प्लीडर, अटॉर्नी, वकील, या फिर उनके जो लिपिक हैं अर्थात जो क्लर्क होते हैं और उनके जो नौकर हो गए, सेवक हो गए, उनको भी यह धारा लागू होती है। ये बताया गया धारा 127 में। धारा 129 बात करता है विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं, अर्थात जो लॉ एडवाइजर्स होते हैं, ठीक है ना, उनसे कोई गोपनीय सूचनाएं की गई है, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को जो उसके और उसके विधि सलाहकार के बीच हुई है उसे प्रकट करने के लिए न्यायालय विवश नहीं करेगा जब तक कि अपने साक्षी के तौर पर पेश ना कर दे। ठीक है। तो यहाँ पर भी उसको विवश नहीं किया जाएगा यदि विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं की गई, जो एडवाइजर्स होते हैं उनके बीच में, ठीक है ना, एडवाइजर और उनके क्लाइंट के बीच में जो भी गोपनीय संसूचनाएं, ठीक है ना, गोपनीय ऐसे कुछ बातें हुई है, सीक्रेट बातें, तो उनको भी करने के लिए न्यायालय विवश नहीं करेगा। और कब तक, जब तक कि साक्षी के तौर पर उसे पेश ना कर दे। ठीक है ना। उसके बाद है धारा 130। धारा 130 क्या बात करता है कि जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों को पेश किया जाना, अर्थात कोई साक्षी जो पक्षकार नहीं है, किसी भी मामले का कोई विटनेस है जो पक्षकार तो नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पर किसी संपत्ति संबंधी अपने हक विलेखों का, ठीक है, हक विलेख का मतलब क्या है कि जो कब्जा का डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, पोजीशन वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको किसी दस्तावेज को जिसके बल पर वह गिरवीदार या बंधकदार के रूप में संपत्ति धारण करता है। ठीक है। गिरवीदार या बंधकदार, ठीक है ना, बंधकदार कौन होता है, अर्थात जो बंधकदार कौन है, जो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर उसके बारे में, या फिर कोई ऐसा दस्तावेज जो यदि वह पेश करेगा तो वह किसी अपराध में फंस जाएगा, तो दस्तावेज या विलेख पेश करने के लिए व्यवस्था नहीं किया जाएगा। यदि मान लीजिए कोई किसी के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, यदि वह उसको ऐसा लगता है कि यदि वह पेश करेगा उस डॉक्यूमेंट को तो वह फंस जाएगा किसी अपराध में, तो वहाँ पर वह दस्तावेज या विलेख को पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा वह व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद है धारा 132। धारा 132 है कि इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा। अर्थात कोई विटनेस है, ठीक है, यदि उसको लगता है कि कोई ऐसा अगर उत्तर देता है तो वह अपराध में फंस जाएगा, तो वहाँ पर उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, उसको ऐसे उत्तर बताना पड़ेगा। तो कोई साक्षी किसी सिविल या दांडिक कार्रवाई में, चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो, दोनों में यह लागू होती है धारा। ठीक है ना। तो उसमें विवादक विषय के सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षमा नहीं किया जाएगा कि ऐसा उत्तर साक्षी को किसी अपराध में फंसाएगा या उस पर शास्ति लग जाएगी, अर्थात उसे उत्तर देना ही होगा। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, साक्षी को कंपेल किया जा सकता है, विवश किया जा सकता है उसको उत्तर देने से। अब यहाँ पे साक्षी ये नहीं कह सकता कि मुझे अगर मैंने उत्तर दिया तो वह किसी अपराध में फंस जाएगा या फिर उस पर कुछ जुर्माना लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसको उत्तर देना ही होगा, परंतु यहाँ पर कुछ प्रोवाइजो दिया गया है कि यदि वह आधार बता देता है कि वह उत्तर देगा तो किसी अपराध में स्वयं फंस जाएगा तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब मान लीजिए कोई विटनेस है, उससे कोई प्रश्न पूछा गया, तो वहाँ पर विटनेस ने क्या बोला कि यदि मैं इसका उत्तर देता हूँ तो मैं किसी अपराध में फंस जाऊँगा, ठीक है ना, उसका रीज़न बता देता है, तो वहाँ पर उसको किसी कार्रवाई के लिए
आगे नहीं भेजा जाएगा, ठीक है ना। उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर यदि वह झूठ बोलता है तो उसके अगेंस्ट में झूठ बोलने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है ना। अदरवाइज उसके अलावा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है ना, यदि वह रीजन बता देता है तब, ठीक है ना। उसका जो बेस है, आधार बता देता है, तो वहाँ पर अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वो झूठ बोलता है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। यह है आपका धारा 132। और धारा 133 हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये रहा आपका धारा 118 से लेकर 133 तक के प्रोविजंस के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।